Hey guys, welcome to my YouTube channel Biosphere. This is a study with me session. In this video, we will be discussing about Chapter 9 Strategies for Enhancement in Food Production, and we will look at the subtopic 9.1 Animal Husbandry by going through NCERT lines. Also, I will make sure that I cover most of your previous year questions asked from these lines in your exam, NEET, AIMS, JIPMER respectively. If you like my this small effort to help you out in biology subject, then you can surely subscribe to my channel to get such awesome content. Before going further, there is a small analysis that I want to talk about that the last 7 years NEET AIPMT subtopic analysis for strategies for enhancement in food production, which shows that animal husbandry contributes to the 50%. Last 32 years NEET AIPMT subtopic analysis for strategies for enhancement in food production shows animal husbandry covers only about 31%. This was a small analysis part. Before I start, it's a request to take your highlighter and a red pen and start marking the lines. जो भी आपकी important lines होगी आप उसमें star mark भी कर सकते हो. So let's just start the video. चैप्टर 9 स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये इंट्रो पार्ट है. इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है कि सेवरल न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स आर गोइंग टू प्ले अ pivotal role in further enhancing food production. These two basic techniques are used to enhance food production. देन आपका 9.1 एनिमल हस्बेंड्री में आपको एक ये लाइन याद रखनी है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना. दैट इज़ कि इंडिया एंड चाइना इज हैविंग मोर देन द 70% ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन. But however, it is surprising to note that the contribution to the world farm produce is only 25%. That means that the productivity per unit is very low. Then also you should also know about who is known as the father of white revolution. It is Verghese Kurien. So he is known as the father of white revolution. In the dairy farm management, that the important line that you should be highlighting is that milk yield is primarily dependent on the quality of breeds in the farm. So ये line important है, इसको आप highlight. पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए आप याद रखिएगा कि जो चिकन, डक्स एंड समटाइम्स टर्कीज एंड गीज आर यूज्ड. दिस वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज्ड to refer to the meat of only these birds, but in more general sense it may refer to meat of other birds too. तो ये लाइन आपको हाईलाइट करनी है. और फिर आपको एक यहाँ पर इन्होंने बर्ड फ्लू वायरस के बारे में मेंशन किया, तो इसके बारे में आप देख सकते हो कि इट ड्रास्टिकली अफेक्ट एग एंड चिकन कंजप्शन. 2007 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है दैट वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री इन मतलब वायरल डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री इज़, तो उसका आंसर है न्यूकासल्स डिजीज़. फिर आपको ये याद रखना है कि जो डायग्राम्स है जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा से आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो दीज आर द इम्प्रूव ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड चिकन. कैटल इज जर्सी एंड चिकन जो दिया ये लेगहॉर्न का है, तो आप इसको याद रखिएगा. 2012 में आपसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि विच इज़ अ ब्रीड ऑफ कैटल, तो एक आप एक्स्ट्रा ब्रीड याद रखिएगा दैट इज़ एराइशाई. ये आपकी ब्रीड होती कैटल की, तो आप इसको याद रखिएगा. फिर आता है आपका 9.1.2 एनिमल ब्रीडिंग. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ब्रीड क्या होती है. अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिस्टेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फिगरेशन, दिस आर सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड. जब ब्रीडिंग की बात करेंगे तो व्हेन ब्रीडिंग इज इन बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इट इज़ कॉल्ड इनब्रीडिंग. एंड इफ वी आर क्रॉस टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट ब्रीड्स और उनके बीच अगर क्रॉस किया जाए तो उसको आउटब्रीडिंग बोलेंगे. सो इनब्रीडिंग इज रिफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन. इसमें आपको नेक्स्ट लाइन आपको देखना है कि जो सुपीरियर फीमेल इन केस ऑफ कैटल इज द काउ और बुफेलो दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन. ऑन द अदर हैंड अ सुपीरियर मेल इज द बुल विच गिव राइज टू द सुपीरियर प्रोजेनी एज कम्पेयर टू दोज अदर मेल्स. तो ये आपको याद रखना है. फिर आपको इन ब्रीडिंग के लिए याद रखना है कि दैट इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी एंड इफ़ यू वांट टू मतलब इवॉल्व अ प्योर लाइन हम लोग इसके लिए इन ब्रीडिंग यूज़ करेंगे. इनब्रीडिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि दैट इनब्रीडिंग एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स. तो ये चीज़ आपको याद रखना है. एक चीज़ आप ये भी याद रखेंगे हाउएवर कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग, अगर इन ब्रीडिंग को आप कंटिन्यू रखोगे काफ़ी टाइम तक तो स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी. दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर इन ब्रीडिंग के बारे में याद रखना है. अब मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ कि कौन से कब आए हैं. आपसे 2011 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स और लाइन आर क्रॉस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर टू बोथ इट्स पेरेंट. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हिट्रोसिस. तो आप हिट्रोसिस याद रखेंगे. फिर 2017 में उन्होंने पूछा है कि होमोजाइगस प्योर लाइन इन कैटल कैन बी ऑब्टेन बाय दैट इज मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड. मतलब यहाँ से इन्होंने इस लाइन से 2017 में क्वेश्चन पूछा है. फिर 2019 में जो आपका नीट हुआ था वहाँ पर इन्होंने इन ब्रीडिंग के बारे में करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा है. तो उसके जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो वो सारे पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ.
जो आपसे 2019 का क्वेश्चन था इनब्रीडिंग के स्टेटमेंट्स वो आपके हैं। इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। सेकंड, इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल। थर्ड, इनब्रीडिंग डू नॉट सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। फोर्थ, इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस अनडिजायरेबल जीन्स। तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था। फिर 2019 में आपसे जो उड़ीसा का एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम इन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था अबाउट इनब्रीडिंग। तो उसके जो आपके स्टेटमेंट्स थे वो थे ये थे कि जो पहला स्टेटमेंट था उसमें दैट was कि inbreeding helps in elimination of deleterious alleles from the population. Second was inbreeding is necessary to evolve a pure line in any animals. Third is कि continuous inbreeding reduces fertility and leads to inbreeding depression. And the fourth one is कि inbreeding depression can be overcome by outcrossing. तो ये आपके 4 पॉइंट्स थे जो कि इनब्रीडिंग के बारे में 2019 उड़ीसा में पूछे गए थे। फिर आपसे 2017 में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि दैट आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। सो ये 2017 का क्वेश्चन था। फिर आपके आउटब्रीडिंग में आते हैं कि आउटब्रीडिंग इज बेसिकली ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन इंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, दैट इज an outcross. If two different breeds are used then it is a cross breeding, or different species are used then it is interspecific hybridization. यहाँ से आउटक्रॉसिंग के लिए आपको ये लाइन को हाईलाइट करते हुए चलना है कि अ सिंगल आउटक्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये आपसे 2015 में क्वेश्चन पूछा है कि दैट आउटब्रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट हेल्प्स टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो आपको ये चीज़ को याद रखना है। फिर आपसे क्रॉस ब्रीडिंग को याद रखना है कि इसमें जो हिसारडेल है इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स। तो ये 2020 नीट में आपसे ये लाइन यहाँ से पूछी गई है, तो आप इसको याद करके चलिएगा। और फिर आपका जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है वेयर वी यूज 2 डिफरेंट स्पीशीज, ये आपके 2016 नीट फेज सेकंड में आपसे पूछा गया है कि दैट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। और इसका एग्जांपल है म्यूल, दैट एंड द प्रोडक्शन ऑफ म्यूल इज डन बाय द क्रॉस बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड अ मेल डोंकी। तो ये आपको याद रखना है, इसमें म्यूल का भी डायग्राम दिया हुआ है। फिर आता है कि आपका जो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है दे आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और फिर आपका जो नेक्स्ट है टॉपिक है इसमें दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मोएट। ये 2007 में आपसे पूछा गया था। और ये मोएट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम आपकी जो हर्ट साइज़ है उसको इंप्रूव कर सके। तो मोएट का काम ये है। इस मेथड में होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इन दिस मेथड अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन विद FSH लाइक एक्टिविटी टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन। इन सुपर ओव्यूलेशन इंस्टेड ऑफ 1 egg which they normally yield per cycle, they produce 6 to 8 eggs, and the animal is either mated with an elite bull or artificially inseminated. The fertile eggs at 8 to 32 cell stages are recovered non-surgically and transferred to the surrogate mother, and this genetic mother is available for another round of super ovulation. तो ये आपका इसमें मोइट का पूरा प्रोसेस था। जो मोइट से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल्स एंड हाई क्वालिटी दैट इज लीन मीट विद लेस लिपिड मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रीडेड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम। अगर आपको हर्ड साइज बढ़ाना है कम समय में तो आप मोइट को यूज़ कर सकते हो। तो ये आपसे 2007 में इन्होंने मोइट के बारे में क्वेश्चन पूछा था। फिर आता है आपका जो नेक्स्ट है दैट इज़ बी कीपिंग और ऑल्सो नोन एज एपीकल्चर। इट इज़ एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। जो हनी आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज़ ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। जो मेन प्रोडक्ट आपका होता है दैट इज़ हनी, और जो रियल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज़ बी वैक्स। बी वैक्स इज यूज इन कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस। तो ये आपको याद रखना है। फिर आपके बारे में आपको इंडियन ओरिएंटल बी का साइंटिफिक नेम याद करके चलना है दैट इज़ एपिस इंडिका। और आपको ये याद रखना है कि दैट बी कीपिंग इज़ नॉट अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ लेबर इंटेंसिव, मतलब यहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स की आपको ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर बी कीपिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं कि ये सक्सेसफुल क्यों है, तो आप इसको ऐसा गो थ्रू कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से। फिर आपको कुछ बीस की मतलब साइंटिफिक नेम याद रखने हैं। सबसे पहले दैट इज़ एपिस मेलैगीफेरा, दैट इज़ इटालियन और यूरोपियन बी। सेकेंड इज़ एपिस डॉर्सेटा रॉक बी, एंड थर्ड इज़ एपिस फ्लोरिया लिटिल बी। तो ये 3 आपकी हनी बीज के बारे में याद रखना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि दैट हनी बीज आर पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट, मतलब आप उनको हनी बीज में आप पॉलीमॉर्फिज्म देख सकते हो। तो इसको याद करते हुए चलिएगा। फिर आता है फिशरीज। फिशरीज में आपको बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि फ्रेश वाटर फिशेज कौन सी होती हैं और आपकी मरीन वाटर फिशेज कौन सी है। तो फ्रेश वाटर फिशेज के एग्जाम्पल्स हैं कटला, रोहू एंड कॉमन कार, दीज आर फ्रेश वाटर फिशेज। एंड जो मरीन फिशेज हैं आपकी दैट आर हिल्सा, सार्डिन्स एंड मैक्वेरल्स एंड पॉम्फ्रेट्स। तो आपको ये याद रखना है। 2016 फेज 2 में इन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो मैक्वेरल के बारे में इन्होंने पूछा था कि दैट मैक्वेरल है दैट इज नेम द मरीन फिश दैट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो उसका आंसर था मैक्वेरल। तो आपको ये मैक्वेरल के बारे में याद करना है।
फिर आपके लास्ट जो पैरा फिशरीज़ के बारे में, वहाँ पे एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर के बारे में मेंशन किया है. यू कैन श्योरली फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर. ये बोर्ड के पॉइंट से आपके इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर. यहाँ पर आपको दो फिशेस की वेराइटीज़ को याद रखना है. दैट इज फर्स्ट वन इज गप्पी फिश एंड सेकंड वन इज मॉस्किटो फिश. द साइंटिफिक नेम ऑफ द गप्पी फिश इज Poecilia reticulata and the mosquito fish scientific name is Gambusia affinis. These are released in pollen because they feed on the mosquito larva. ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है. तो ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा. आपको ये मेरा स्मॉल एफर्ट कैसा लग रहा है, आप मुझे ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो. And you can also subscribe to my YouTube channel, and any suggestion about the videos are always welcome to my YouTube channel. And thanks for watching.